नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, हर हर महादेव, गंगा मैया की जय, बीजेपी जिंदाबाद। न जाने कितने ही नारे थे जो गूंज रहे थे बनारस की गलियों में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल कर रहे थे। मैं जब 2014 में काशी गया तो मेरे मुंह से ऐसे ही एक भाव निकल गया, न मैं यहां आया हूं न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। लेकिन आज 10 साल के बाद मैं पूरे भावुकता से कह सकता हूं, आज मुझे लगता है कि मां गंगा ने मुझे गोद लिया है। और अलग अलग वैरायटी के हमको नारे सुनाई दे रहे थे। आज आप समझ गए होंगे कि हम वायरल वोट में बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन दाखिल करने के, उनके बनारस पहुंचने के, बनारस में रोड शो करने के, पूजा पाठ आदि आदि जो चीजें उन्होंने की, इंटरव्यूज दिए, उन सब की बात करेंगे। मेरा नाम है गौरव कुमार पांडे और हर रोज की तरह हमारे साथ चर्चा में आज है मनीष मासूम जी। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। वैरायटी दिखी, कम से कम नारे और ये जो जय घोष हो रहा था, गंगा मैया से लेकर महादेव तक, पार्टी से लेके उम्मीदवार तक। 2 बार के प्रधानमंत्री का नामांकन था ये, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं ऐसा पार्टी दावा कर रही है। खुद उनकी रैलियों में, उनके भाषणों में हम सुन सकते हैं कि भाई इस बार हम 400 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। तो जब इतने बड़े कद के नेता का नामांकन होगा तो फिर जलसा भी बड़ा ही होगा, और ये कल से हम देख रहे हैं। नहीं, और इसमें एक चीज और ऐड हो जाती है ना कि वो जिस सीट से उम्मीदवार हैं या जिस सीट से चुने जाते रहे हैं पिछले 2 बार से, उसका अपना एक फ्लेवर है। दुनिया का सबसे पुराना शहर बनारस, उसका अपना एक फ्लेवर है। वहां गंगा मैया भी हैं और महादेव भी हैं। बिल्कुल। और ये जो गंगा मैया और महादेव के प्रति उनकी श्रद्धा है, काल भैरव के यहाँ गए, काल भैरव के यहाँ पूजा अर्चना की, और ये कहा जाता है, कहा जाता है कि पूजा की शुरुआत वहां से करना शुभ रहता है, परंपरा में शामिल चीजें हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि बहुत प्राचीन शहर है, इसमें कोई दो मत नहीं है। बनारस जाने पे आप देख सकते हैं, उस शहर से मेरा बहुत नजदीकी रिश्ता रहा है, तो मैं जानता हूँ शहर को बहुत अच्छी तरीके से। और इन दिनों शहर काफी परिवर्तित हुआ, मतलब बहुत विकसित हुआ है, डेवलपमेंट के काम वहां पे बहुत ज्यादा हुए हैं, ये सारा कुछ दिख रहा है। अच्छा, और थोड़ी सी चीज आगे बढ़ाएं, एक बार जरा व्यूअर्स को बोल दें कि बनारस के फ्लेवर को सुन के समझना हो तो ईयर शॉट पे जिया राजा बनारस नाम की एक हमारी सीरीज भी है, वो जरूर जाके सुनिएगा। ये भोजपुरी में है जी। तो बनारस के तमाम रंगों को, बनारस का खान पान, बनारस की राजनीति, बनारस की चर्चाएं, बनारस की गलियां, बनारस के सांड, गालियां, बनारस की गालियां गंगा जी, तो बनारस के मतलब इतने रंग हैं कि हम गिना नहीं पाएंगे। लेकिन अभी चूंकि राजनीति की बात हो रही है और निर्वाचन की राजनीति की बात हो रही है, तो जब से बनारस संसदीय सीट बनी है, चूंकि आपने फ्लेवर की बात कही है, तो जितनी दफे वहां पे चुनाव हुए हैं, अगर हम देखें नंबर ऑफ टाइम, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी वहां पे बाजी मारती हुई दिख रही है। 7 दफे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वहां से चुनाव जीते हैं। शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की थी, जब रघुनाथ सिंह चुनाव जीते थे। उसके बाद फिर कमलापति त्रिपाठी तो बाद में चुनाव जीते, वहां से त्रिभुवन नारायण सिंह चुनाव जीते थे दूसरी बार, जो कि यूपी के एक और मुख्यमंत्री हैं। और कमलापति त्रिपाठी वहां से चुनाव जीते ही तो वहां से बड़े बड़े कद्दावर चुनाव जीतते रहे। लेकिन 1990 में फूल छाप की एंट्री वहां पे हुई थी, जब शिरीष चंद्र दीक्षित वहां से चुनाव जीते, और उसके बाद से लगातार 3 दफे शंकर प्रसाद जायसवाल चुनाव जीते वहां से। और 1990 के बाद, 1990 से अब तक सिर्फ एक बार वहां पे कांग्रेस चुनाव जीती है। ये बड़ा दिलचस्प वहां का आंकड़ा है। और वो 2004 में, जब मतलब
इंडिया शाइनिंग का जोर था और वो पूरी तरीके से फ्लॉप रहा था। भारतीय जनता पार्टी का जो बड़ा कैंपेन था, उस वक्त वहां पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी। राजेश मिश्रा चुनाव जीते थे, लेकिन फिर 2009 में वो सीट वापस आ गई थी, क्योंकि वहां पे भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता मुरली मनोहर जोशी चुनाव लड़े थे और उन्होंने अभी कुछ दिन पहले जिसका निधन हुआ है, मुख्तार अंसारी, जो कि यूपी की राजनीति में बड़ा कुख्यात रहा है, उसको हराया था। और दिलचस्प बात ये देखिए गौरव जी कि उस लड़ाई में 2009 की लड़ाई में मुख्तार अंसारी ने मुरली मनोहर जोशी को बहुत कड़ी चुनौती पेश की थी। लेकिन उसके बाद से तो फिर नरेंद्र मोदी का आना और पूरी सीट का जो कलेवर, फ्लेवर, रंगत सब कुछ बदल जाना। पहली चुनाव में तो थोड़ी सी लड़ाई भी हुई थी। थोड़ा इंटरेस्टिंग हमें वही अरविंद केजरीवाल शायद नेशनल पॉलिटिक्स में खुद को स्टैब्लिश करने के लिए उनको लगा होगा उस दौर में कि बनारस से नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट चुनाव लड़ना उनके कद को बढ़ाएगा, वो इसीलिए गए थे। हाँ, तो इसके अलावा और क्या कारण थे? वहां पे बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव हारे थे और जिस तरीके से पूरी आम आदमी पार्टी वहीं जाके बैठ गई थी, बड़े बड़े उनके जो कार्यकर्ता थे, रणनीतिकार थे, दिल्ली से जाके डेरा जमाए हुए थे बनारस में बनारस के रंग को देखा और बहुत मीडिया में सुर्खियां बटोरी, लेकिन बस यही था कि वहां पे खाली वहां पे चर्चा बटोरी उन्होंने। 2 लाख के आसपास वोट मिले थे, मतलब ठीक ठाक। अब जो हालात हैं उससे तो बेहतर ही कहेंगे, क्योंकि 20% के आसपास उनको मत हासिल हुए थे। नरेंद्र मोदी के जीत का जो अंतर था वो बड़ा था, लेकिन उनके हटने के बाद ये अंतर और बड़ा हो गया, क्योंकि अजय राय वहां से कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, उनने चुनौती पेश की, वो चुनाव हार गए। इस बार भी वही है मैदान में अजय राय, जो इंडिया गठबंधन है उसकी तरफ से उसके उम्मीदवार हैं। बीएसपी की तरफ से कौन है? हाँ, एक अतहर जमाल लारी। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प नाम है इनका, इनकी चर्चा बहुत जरूरी है। हाँ। अब ये मान के चलिए कि 80 के जमाने से ये राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, 80 के दशक? हाँ, अब 1980 से कर रहे हैं। अच्छा। और खास बात ये है कि ये बहुत सारे चुनाव लड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के सारी पार्टियों में लगभग रह चुके हैं। अच्छा। और एक भी चुनाव नहीं जीता है मेरी जानकारी में। ओके। अब मतलब इतने चर्चित रहे, अब इसमें कोई चुनाव जीता होगा तो मैं तो बस यही कहूंगा कि जो ज्यादा जानता हो इनके बारे में वो कमेंट बॉक्स में लिख देगा और हमें दुरुस्त कर देगा कि हाँ उन्होंने कोई चुनाव जीता है। लेकिन ये विधानसभा और लोकसभा के चुनाव, लोकसभा तो शायद अब की बार पहली बार वो चुनाव लड़ रहे हैं बनारस से, लेकिन विधानसभा के चुनाव वो लड़ चुके हैं, लेकिन विधानसभा का कोई चुनाव उन्होंने जीता नहीं है वहां पे। ठीक है। एक प्रधानमंत्री की सीट, एक उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होने के नाते बनारस ने जो उनको तीसरी बार में भी मोहब्बत दिखाई, जो अब तक कैमरों पे नजर आ रहे नहीं है तस्वीरें, उसको देख के लगता है कहीं कि किसी भी तरह का एंटी इनकम्बेंसी या कुछ भी ऐसा, या जो बनारस सिर्फ धार्मिक उससे महत्वपूर्ण रहा और निग्लेक्टेड रहा विकास से, उस विकास को मोदी जी के आने के बाद वहां लोगों ने देखा और महसूस किया, इसलिए कनेक्ट शायद ज्यादा बढ़ गया है। देखिए, मोदी के आने के बाद वहां पे विकास तो हुआ है, जो वहां पे कॉरिडोर बना है घाटों के पास, या इसके अलावा मैं मतलब हो गया, काफी वक्त हो गया जब बनारस से बाईपास से गुजरा था। वहां पे एक जगह है पांडेपुर, तो अगर बनारस से फ्लाइट लेनी है दिल्ली के लिए या कहीं और के लिए, बनारस शहर से काफी बाहर है बाबतपुर, जो कि जौनपुर के सीमा के अंदर आता है, मेरी जानकारी ये कहती है। एयरपोर्ट वहां पे है, तो आप शहर के किनारे से अगर मान लीजिए आप गाजीपुर साइड से, आजमगढ़ साइड से आ रहे हैं तो बनारस में तो एंट्री की भी शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बलिया गाजीपुर की तरफ से आ रहे हैं तो आप शहर के एक हिस्से से ही निकल जाएंगे पांडेपुर चौराहे से बाबतपुर की तरफ। मैं आपको बात बता रहा हूं कि जिस वक्त आज से करीबन 10 से कुछ, हाँ ये बात हो गई आपकी, प्रधानमंत्री के तौर पे मोदी बने थे और 1-2 साल का कार्यकाल उनका बीता था। मैंने देखा कि नई नई बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं, अच्छी सोसाइटीज वहां पे बन चुकी हैं, और उसके बाद एक दफे और जाना हुआ वहां पे, तो जो कनेक्टिविटी थी एयरपोर्ट से शहर की, वहां पे फ्लाईओवर्स देखे मैंने, सड़कें काफी अच्छी हो गई हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीजें काफी वहां पे बदली हैं। देखिए, पुराना शहर है, बड़ा शहर है, बड़े महत्व हैं, ऐतिहासिक महत्व हैं,
और धार्मिक महत्व है, लेकिन उसके अलावा जो एक पॉइंट जिसका जिक्र आपने किया कि विकास, जो कि थोड़ा सा उसको और आधुनिक तौर पे मतलब संरक्षित की जाए चीजें, जो वहां पे धरोहर के तौर पे चीजें हैं उसको सही तरीके से संभाल के रखा जाए, वो सारा कुछ हुआ है। और बनारस चूंकि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, हालांकि वहां से एक बात और बताऊंगा कि वहां से कम्युनिस्ट पार्टी का भी कैंडिडेट एक दफे चुनाव जीत चुका है, सीपीआईएम का, मार्क्सवादी का, तो वहां जनता दल का उम्मीदवार चुनाव जीत चुका है। तो वहां पे 1990 से पहले शुरू में तो कांग्रेस का दौर था, तो कांग्रेस के लोग चुनाव जीतते रहे, लेकिन बीच में सीपीआईएम का कैंडिडेट चुनाव जीता, फिर जो वैकल्पिक राजनीति को देने के लिए जनता दल और उसके तमाम आनुषंगिक दल बन गए थे, उनके लोग जीते। लेकिन उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स का आना, जीतना, बीच में राजेश मिश्रा का जीतना, और उसके बाद से नरेंद्र मोदी का जिस तरीके से ठोक बजा के जाना कि हाँ जी मैं बनारस आया हूँ, गुजरात की सीट को छोड़ देना, दो जगह से चुनाव लड़े थे वो, राजकोट से, और राजकोट था बड़ोदरा था, है ना, जिसको उन्होंने फिर छोड़ दिया, जहां से मधुसूदन मिस्त्री उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, वो चुनाव हार गए थे, उस सीट को उन्होंने छोड़ दिया और बनारस में जमे रहे। बनारस को कई तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं, बनारस जो उनके बड़े मेहमान आते हैं विदेशों से, राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, उनको ले जाते हैं, खासतौर से गंगा आरती या फिर वहां पे जो नाव है उसकी सवारी कराते हैं, बनारस के रंग को दिखाते हैं। तो बनारस जो है दुनिया में चर्चा का बड़ा केंद्र है। और उसमें एक चीज ये भी अच्छी हो गई शायद कि बनारस के लोगों का जो लहजा है कि अगर उनको कोई चीज पसंद आ गई तो उसकी भी चर्चा, और कोई चीज नहीं पसंद आई उसकी भी चर्चा चाय की चुस्की के साथ नुक्कड़ों पर इतनी हो जाती है कि किसी और को अगर बनारस में, हाँ वही बात है, कैंपेन करने की वहां जरूरत नहीं है। पे संवाद सूत्र जो हैं, संपर्क सूत्र जो हैं बहुत सारे हैं, लोग आपस में खूब बातें करते हैं। तो बात जो शहर बातूनी हो, मतलब मैं पॉजिटिव वे में कह रहा हूँ, बनारसी मित्र मेरे इसको अन्यथा ना लें, क्योंकि जहां पे लोग खूब बातचीत करते हैं, बैठना जानते हैं, आजकल तो बैठकी खत्म हो गई है शहरों से, तो वहां पे अगर छोटा माहौल है तो अपने आप बड़े माहौल में तब्दील हो जाता है। कोई गंगा किनारे बैठ के गुफ्तगू कर रहा है, बातें कर रहा है, कोई नाव पे बैठ के कर रहा है, कोई पान सुरती सब चलती है वहां, खाते हुए और कोई चाय पीते हुए। चलिए हम लोग भी चाय पी लेते हैं, वक्त हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन एक बात तो है कि ये जो रंग नजर आए बनारस में, उसमें नारों की बात जो मैंने शुरुआत में की, वो नारे आप भी अगर सुन रहे हैं, सुन चुके हैं या नहीं सुना है तो सुन लीजिए और कमेंट में बताइए कि उसमें से कौन सा नारा आपको नया लगा या कौन सा नारा ऐसा लगा जो यूजुअली बाकी नेताओं की रैलियों में, बाकी शहरों में आपको सुनाई नहीं देता है। इजाजत दीजिए, नमस्कार।